चाराजोई पीर तक मुकम्मल की जा सकेगी। वाज़ेह है कि चारा घपले में मुजरिम लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई की अदालत के जरिए सजा मिलने के बाद से झारखंड जेल में बंद है। लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पर कोई इल्जाम नहीं बनता है। सीबीआई केस में कोई दम तो था नहीं, कोई ऐसा एविडेंस तो उन लोग लाए नहीं थे और लगभग 8-9 महीना ट्रायल पीरियड में और कन्विक्शन के बाद जेल में रह चुके थे। वो सब बातें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी और सुप्रीम ने आज जमानत दिया। वो सब भी अभी तक जो गवाही गुजरा है, लालू जी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं आया है। माने ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अभी तक जिससे कि इनको सजा दिया है। निर्दोष उसमें भी साबित होना चाहिए उन्हें। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि मुलाजिम पेशा खवातीन से नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करवाई जा सकती है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस JP पारदीवाला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का कहना है कि मुलाजिम पेशा खवातीन को नाइट शिफ्ट ड्यूटी से नहीं रोका जाना चाहिए। 2 रुकनी बेंच ने इसे आइन की दफा 14 हक मसावात और दफा 21 हक आजादी और बका के खिलाफ करार दिया। वाज़ेह है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शंस B1 66 के तहत मुलाजिम पेशा खवातीन से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट ने इस शक को हक मसावात और हक आजादी के खिलाफ बताते हुए गैर आईनी करार दिया। और अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ बान की मून ने मिस्र में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाने की सख्त मजम्मत की है। मिस्र में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट पेश किए जाने के मौके पर जनरल असेंबली से खिताब करते हुए बान की मून ने बैनुल अक़वामी बरादरी से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के जिम्मेदारों पर पाबंदी लगाने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिस्र में कम से कम 5 बार कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट में कीमियाई हमलों के लिए किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया गया। वाज़ेह है कि बागी और बशार उल असद हुकूमत एक दूसरे को इन हमलों के लिए जिम्मेदार करार देते रहे हैं। That the team collected evidence and information corroborating allegations that chemical weapons were used on several occasions at multiple sites against both civilians and military targets. इराक में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 37 अफराद हलाक हुए हैं। पहलवकील में ईरान के 15 वर्कर शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बगदाद के बालादरूज इलाके में बंदूकबरदारों ने एक गैस पाइपलाइन के वर्करों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 15 ईरानी वर्करों समेत 18 अफराद मारे गए। जनूबी बगदाद में एक कार बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज बगदाद की एक जेल से 22 कैदी फरार हो गए थे। ताहम सिक्योरिटी हुकाम ने 18 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 कैदी मारा गया। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर आजहानी नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूम इतवार को उनके आबाई वतन क्योनो में अदा की जाएंगी। नेल्सन मंडेला का जिस्म खाकी 3 रोज तक जोहानिसबर्ग की स्टेट बिल्डिंग में दीदार आम के लिए रखा रहा। अब इसे खुसूसी मिलिट्री तैयारी के जरिए मशरक़ी कैंप में क्योनो ले जाया गया है। लंबी बीमारी के बाद 95 साला मंडेला का 5 दिसंबर को इंतकाल हो गया था। मंडेला की आखिरी रसूमात को खालिस निजी मामला करार दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ उनके अहले खानदान ही शिरकत करेंगे। देवबंद में जमीयतुल उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज इसका आगाज हुआ। आलमी यौम अमन के तौर पर मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि सार्क के सभी 9 ममालिक से उलमा शिरकत कर रहे हैं। 1919 में कायम जमीयतुल उलमा हिंद हर साल इस तर्ज की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करती है। इस बार कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के हुकूक, दहशतगर्दी और क़याम अमन जैसे मामलों पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। दुनिया में खासतौर से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
पीसफुल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इस्लाम की जो सही पैगाम है अमन के बारे में, उसके बारे में चर्चा होगी। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात को तस्लीम करती है कि साउथ एशिया का अमन और पीस वो पाक हिंद बेहतर ताल्लुकात से वाबस्ता है, तो इस हवाले से पेशरफ्त की हम हमेशा हिमायत करते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। हम जिंदगी की बहुत बड़ी सीख लेने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया है वो सिर्फ उनकी एक उपलब्धि नहीं बताता, वो जिंदगी के प्रति उनके भाव को दर्शाता है। अपने आज की परवाह किए बगैर कल को सुनहरा बनाने की ख्वाहिश दिखाता है, बिना पंखों के भी उड़ने का जज्बा दिखाता है और जिंदगी से हर वक्त शिकायत करने वाले हम जैसे लोगों को आईना दिखाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे 4 ऐसे बच्चों से जिन्होंने न अपनी गरीबी की परवाह की, न शारीरिक कमजोरियों की, जो हर मुश्किल को पीछे छोड़कर, हर कष्ट को भूलकर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में बैठे और जो नतीजे आए उन्होंने इन बच्चों के माता पिता का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और हम सबको इन बच्चों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उनको ज्वाइन करने के लिए फिट नहीं था। लड़की है तो कम पढ़ो या शादी कराने के लिए कभी गांव जाओ तो इस तरीके से बोलना। मतलब व्हील चेयर बैठे रहता हूँ दिन भर, शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स है वो तो है, और हाँ थोड़ी बोरियत हो जाती है एक जगह पे कन्फाइंड रहने में। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या मैं भी वही चीज़ें खाऊं जो मेरे फ्रेंड्स या और लोग खाते हैं, परंतु मैंने अपने घर की कंडीशन को देखते हुए उन सभी चीज़ों को इग्नोर किया। मैं सिर्फ अपना पढ़ाई पे ही फोकस करता। ज़्यादातर तो हमें पैसे उधार लेने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सेविंग तो हो नहीं पाती है कि हर चीज़ के लिए हम सेव करके रख लें। कभी टाइम पर खाने में कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता, मम्मी कुछ ना कुछ जरूर अरेंज करती या बाहर से पैसे उधार लाकर खरीद लाती। इन बच्चों की कहानियां अलग अलग हैं, इनके ख्वाब जुदा हैं, लेकिन इनकी कामयाबी, इनके हौसले और जिंदगी को जीत लेने का जज्बा एक जैसा है और इसी जज्बे को आज जिंदगी लाइव सलाम करता है। मोमिना की मुस्कान के पीछे छिपी है संघर्ष की लंबी कहानी। जिंदगी जितनी कठोर है, मोमिना के इरादे भी उतने ही मजबूत। वो किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों की कीमत वो जानती है। थोड़े से रुपए बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने वाली मोमिना की राह मुश्किल जरूर रही, पर उसकी नजर तो मंजिल पर टिकी थी। मोमिना, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। सबसे पहले तो इन सबको अपने मार्क्स बता दो जरा। मेरे 5 सब्जेक्ट्स में 95.2 हैं और बेस्ट 4 में 96 हैं। ह्यूमैनिटीज मेरी स्ट्रीम थी। बचपन से जी घर के हालात बहुत मुश्किल थे पढ़ाई के लिए। हाँ। टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ। हाँ, मैं जिस घर में मेरा बर्थ हुआ है वो एक्चुअली हम फार्मर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग नहीं है, हम इकोनॉमिकली काफी वीक हैं। तो हमारी एजुकेशन में या फिर किसी भी तरह के खर्च जो होते थे
उसे करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। और जिस जगह में हम रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा मॉडर्न जगह नहीं है, किसी भी तरह की फैसिलिटी वहां पे नहीं है। तो पानी के लिए भी हमें कई किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था जब हम वहां पे शुरू में गए थे। तो इस चीज में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती थी कि पढ़ाई के वक्त हमें ऐसे काम करने पड़ जाते थे कि जो हमारी जो एजुकेशन थी वो सफर करती थी काफी ज्यादा। बचपन की बहुत सारी यादें होंगी जब कोई खर्च करने का कुछ मन किया होगा, कुछ खरीदने का मन किया होगा, लेकिन मन को मारना पड़ा होगा। हमारे काफी सारे फ्रेंड्स होते थे, तो कोई भी त्योहार हो या कुछ हो तो हमेशा नए कपड़े पहनना या काफी सारे एक्सेसरीज लेना। हमारा एक्सेसरीज तो बहुत दूर की बात हो जाती है, कई बार तो हम त्योहारों में कपड़े भी नहीं ले पाते नहीं। तो वैसे ही लड़कियों का तो वैसे ही शौक होता है, तो ये सब देख के काफी बुरा भी लगता था। कभी घूमने जाना हो तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था, मनी भी नहीं होती थी। तो इवन हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हम आज तक दिल्ली भी नहीं घूमे हैं बिकॉज ऑफ टाइम एंड मनी क्राइसिस। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। सरकारी स्कूल में हमेशा पढ़ाई हुई? पहले प्राइवेट में थी, फिर सरकारी में। क्यों चेंज किया? फी बहुत ज्यादा होती थी, तो बीएड तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में। तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से ही हुई है शुरू में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं। तो शुरू में काफी दिक्कतें हुई थी, बाद में कवर कर लिया था, तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तुमको पैदल चलकर स्कूल जाना, कितने किलोमीटर तुम पैदल चलती थी? 4 किलोमीटर के आसपास होता था हमारे स्कूल से। वहां तक हमें पैदल ही जाते थे हम लोग, ताकि कुछ पैसे बच जाए हमारे। उन पैसों से या तो बुक्स ले लेते थे या तो इस तरह की कोई चीज ले लेते थे ताकि कुछ तो काम आए हमारे। चलिए आपको एक मैसेज सुनाते। हेलो मोमिना, आपको हार्दिक बधाई हो कि आपने पूरे दिल्ली में ह्यूमैनिटीज ग्रुप में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आपने टॉप किया है। मैं जानती हूँ आपके घर में कुछ भी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी ट्यूशंस रखती हैं, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप इतनी होनहार और इतनी ब्रिलियंट थी, आपका टैलेंट इतना ज्यादा था कि आप खुद ही अपनी मेहनत से इस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन में हर क्षेत्र में जहां भी जाएं आपको सफलता हासिल हो। कभी सहेलियों ने कुछ ताना मारा या? हाँ, एक बार मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर आई थी। तो मेरा घर बहुत पुराना है और ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत पुराना है और कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। तो वो घर पर आई थी, तब उन्होंने मतलब आराम से बैठी, ज्यादा कुछ कहा नहीं, आई और चली गई। अगले दिन जब स्कूल में मिले तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो इनडायरेक्टली वो घर के बारे में बोलने लग गई मेरी कि काफी पुराना है, टूटा फूटा सा, इस टाइप मतलब कमेंट्स करने लग गई। तो वो चीज बहुत बुरी लगी मुझे कि घर तो है मेरे पास, जिनके पास नहीं होता उनसे पूछो, कम से कम घर तो है और बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। कई बार आपके पेरेंट्स पर ये दबाव आया होगा कि इतना पढ़ा ही क्यों रहे हो? ये भी बोलते थे रिश्तेदार कि क्यों आगे पढ़ाना है? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, वो पैसे शादी के लिए बचाओ। मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने तो टॉप कर लिया 12th में, तो अब आपके लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ जाए लड़के से तो लड़के शादी नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की के लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, कहाँ से ढूंढेंगे आप लड़का। तो इस बात पे कोई कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन सब बाद में बहुत अजीब फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों। घर में भी क्या जवाब देते थे? मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे तो कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वो लोग कुछ कह पाते। अब जरूर कहते हैं कि अब देखिए कि बेटी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। अच्छा, उधर देखो। अब्दुल्ला जी, मोगफुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी ने तो सर ऊंचा कर दिया जी। उम्मीद थी आपको कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका? उम्मीद तो था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं था इतनी अच्छी करेगा, क्योंकि पढ़ाई में वहाँ बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि स्कूल दूर है घर से और बारिश इतनी होता है इस जगह में। तो कच्चा इलाके में हम रहते हैं, जहाँ पे ना बिजली का सुविधा था पहले, ना पानी की। पानी पीने के लिए, पानी लिए भी 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था कैन लेके पानी भरने के लिए, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें उठाना पड़ता था। मुखफुरा जी, आपको तो लोग बोलते होंगे कि लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चाहती है, लेकिन मेरा तो ये सोचा है बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ। मैं तो
इतनी गरीबी भी देख रखा, मैंने तो बिंदी के काम भी कर रखा, यहाँ तक लता सुई के फैक्ट्री में वो सुई ला के आती थी, उसके नाटबट भी काम कर रखा मैंने। तो मैं तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, आगे बच्चों का नसीब है, ऐसा गरीबी तो हमने काफी देख रखा है। वो ना यही हालात अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहीं तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे थे कि अगर मैं कुछ नहीं बनी या मेरे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं दूसरे बच्चों की तरह मैं एंजॉय नहीं कर सकती। प्रेशर काफी बन जाता था कि क्योंकि सब कहते थे कि अच्छी पढ़ती है, तो ऐसा भी डर भी लगता था कि अगर मैं उनके जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते अगर उस पर मैं खरी नहीं उतरी तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है 12th में। आज अगर मैं तुमसे पूछूं तो इतना मन मारा है बचपन से इतनी बार, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम सबसे पहले अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करना चाहोगी? मैं सबसे पहले जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो जो मुझसे भी वीक इकोनॉमिक जिनका बेस है वो क्या फील करते होंगे, उनको कितनी जरूरत होगी, तो मैं उनको जरूर मदद करना चाहूंगी ताकि वो भी पढ़ के कुछ करें। मेरी जो ख्वाहिशें होंगी वो तो अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। लेकिन अपने पर्सनल डिजायर्स क्या क्या है तुम्हारे? सबसे पहले तो मैं अपना घर बनाऊंगी अच्छा सा, मम्मी पापा के साथ रहूंगी वहाँ पे बहुत खुशी से, और जो भी छोटी मोटी चीजें आज तक मुझे नहीं मिली, कहीं जाना घूमना, वो जरूर जाऊंगी अपने मम्मी पापा के साथ। कुछ और कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स से? मैं तो ये कहना चाहूंगी जो भी आपका सपना हो उस पर फोकस करें, हो सके तो कंपैरिजन जरूर करें उनसे जिनको नहीं मिलता है और उन्हें जो हम हैं। A big round of applause for her. थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए और एक तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जाकर सेलिब्रेट करें, सो देयर इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो। खुद से पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी हुआ पढ़ाने के, आगे भी बढ़ाने की कोशिश में। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी ना हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। अंकित के पिता 7 साल से पैरालाइज्ड हैं, जबकि मां परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं। लेकिन घर की बदहाली को भुलाकर अंकित ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया और 97.4% अंक लेकर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पहला स्थान हासिल किया। गरीबी को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया अंकित ने, और इसी ताकत ने उन्हें जीत दिलाई। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में और बहुत बहुत बधाई आपको। 97% मार्क्स? यस मैम। कॉमर्स? यस मैम। अच्छा, आपने दिल्ली के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें सब में टॉप किया है। Yes, ma'am. ये बात आपको कब पता चली? मैम, पहले तो मेरी मम्मी के पास स्कूल से फोन आया था, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि हाँ मैंने दिल्ली में टॉप किया है। पर जब मम्मी घर पे आई तो फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी फोन आया और प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स के फोन आए, और फिर उसी के बाद प्रेस मीडिया घर पे आई, तभी मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैंने दिल्ली में टॉप किया है। अच्छा, आप ये बताइए कैसे एग्जाम्स की तैयारी करते थे, कितना पढ़ते थे, क्या रूटीन रहता था आपका? स्कूल के अलावा मैं घर पर 5-6 घंटे पढ़ता था, और कभी खेलने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं। अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रखता। खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी कहती रहती देर रात तक खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, कहती सुबह पढ़ लेना, सो जा। पर नहीं, मैं नहीं सोता। मैं चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूं, क्योंकि मेरे पापा पिछले 7-8 साल से पैरालाइज्ड हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अपना इधर से उधर काम कर सकते हैं। मम्मी घर में काम करती हैं। ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, बस इसी से हम चारों का खर्चा चलाती हैं। घर में फाइनेंशियल हालत बहुत खराब देखी है आपने, बहुत Yes, बुरे ma'am. दिन देखे हैं। Yes, कुछ ma'am. बताना चाहते हैं उसके बारे में? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारी शुरू से ही, क्योंकि मेरे पापा ने सैनिक सोसाइटी से लोन लिया हुआ है, वो अभी तक भी पे नहीं कर पाए हैं। मम्मी का भी है और पापा के भी है। हम अपना खाने का भी अच्छी तरह से कर नहीं पाते। हम BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, राशन नहीं लाते हैं, राशन कोटे से खरीदना पड़ता है। कभी साथ पढ़ने वाले बच्चों को देखकर अंकित आपको ये लगता था कि इनके पास ये सुविधाएं हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता? या आपकी उम्र के बच्चों के सबके बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, मेरे पास भी बाइक होती, या मेरे पास ये अच्छे अच्छे कपड़े होते, मोबाइल फोन होता। कभी आपने दूसरे बच्चों को देखकर ये अफसोस किया? यस मैम, हमारे गांव में भी और हमारे स्कूल में भी
सभी ग्रुप्स हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं और मिडिल क्लास के भी हैं। पर जब मैं उन्हें देखता वे क्या खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, परंतु मैं उसे इग्नोर करता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ऐसे उसमें पढ़ूं ताकि मेरा पढ़ाई से मन हट जाए। मैं अपना पढ़ाई पे ही फोकस करता और आज मैं इसीलिए ही 97.4 और टॉप 4 में 98 ले पाया हूँ। SRCC में एडमिशन लेने का सपना था? यस मैम। जब टीचर बताते कि SRCC कट ऑफ तो 100 जाती है, जब इसे मुझे तो काफी डर लगना शुरू हो गया था कि मैं कैसे करूंगा। जब मैंने जाके देखा वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी इंग्लिश में बातें कर रहे थे, तो अब तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से कर लिया और मैं काफी कुछ कर सकता हूँ अब। पिता की हालत काफी खराब थी? यस मैम, फादर की भी हालत बहुत खराब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, परंतु वहाँ सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, कुछ प्राइवेट से भी लेनी पड़ती है, परंतु फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम भी दवाई नहीं लेते हैं, सिर्फ जो हॉस्पिटल से मिलती है पापा उन्हीं से ही काम चलाते हैं। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। मेरा बच्चा एक दिन ऐसा था, मेरा बासी रोटी रुखी लेके जाता था स्कूल से, मेरे को इतना रोना आता था। भगवान मेरे बच्चे इतना भूखी रोटी कैसे खाएगा, पर फिर भी मेरे बच्चे ने मेरे देखता था हमारी मम्मी कैसे खर्च करती है, ले जाता था रुखी रोटी। सच में मेरा देखता था सुबह कैसे किसका काम करके आते हैं, तब मेरा चाय पानी का वो सब ले आती हूँ मैं। ना चाय पानी का मेरे मतलब की गुंजाइश नहीं थी, ये सब मेरा चाय पानी पी सकेगा मेरा बच्चा। कुछ कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी को ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाएं। अंकित उधर देखो। चंद्रमोहन जी, कभी आपने सोचा था कि आपका एक बेटा इतना नाम रोशन करेगा, आपका इतना अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? कभी नहीं सोचा मैडम ऐसा। कभी लगता नहीं हमारा बच्चा टॉप पर आ जाएगा, और बच्चे की मेहनत की झंडा वगैरह आज दिल्ली का नाम रोशन कर दिया बच्चे ने, गाँव का ही पूरा। आप 7-8 साल से कोई काम नहीं कर पाते? नहीं, मेरे पहला से मैं एक साइड से बिल्कुल बेकार हुई, मैं कुछ नहीं कर पाता। संबंधित को मैंने करा है, दूसरे घरों में काम करके इसको पढ़ा लिखा, मेरा भी इलाज कराया, सब कुछ कराया, उन बच्चों को खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया। ममता जी, कहाँ से आती इतनी हिम्मत की लगता है कि अकेले आपने पूरा परिवार संभाला, 4 बच्चों को पढ़ाना? जबकि खुद से पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी मैं पढ़ाने की, आगे भी बढ़ाने की कोशिश में। यहाँ तक कि अभी भी मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, इतना काम कर करके 24 घंटे मैंने कभी पलक भी नहीं मार के देखी है सोने की वजह से, लेकिन मेरी हिम्मत अब टूटती सी जा रही है। अब अंकित ने टॉप किया ना तब मेरा थोड़ा और हिम्मत सी बढ़ रही है मेरी। मैं और मतलब की कोशिश करूँ भाई आगे से और आगे भी पढ़ाऊँ। मतलब अब क्या करना है आगे अंकित? मैम, मैं अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom कर रहा हूँ, फिर उसके बाद MBA। मैं अपनी लाइफ में किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अपनी कंपनी में या किसी की कंपनी में? अपना काम करना चाहते हैं? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अंकित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव, और एक छोटा सा तोहफा हम लोग की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये एक तोहफा है आपके लिए लॉन बिस्ट्रो की तरफ से, कि आज आप अपने परिवार के साथ जाकर वहाँ पर खाना खाइए। मील वाउचर्स हैं, ठीक है? जब मैं बोलता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो कुछ ऑफिशियल्स तो स्टार्टेड लाफिंग दैट यू विल परस्यू इंजीनियरिंग। इस तरह के कमेंट्स कई बार सुनने को मिलते थे। कश्मीर लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है,
तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सभी हर कोई